बम फटने में पौन घंटा रह गया था। मेरी जीप शहर में दाखिल हो गई थी। मैं सीधा स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि 2 घंटे से पहले कोई गाड़ी अमृतसर नहीं जा रही। मैं फौजी जीप में अमृतसर तक सफर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे अपनी वर्दी भी तब्दील करके आम कपड़े पहनने थे। मेरे पास सिवाय चंद 100 रुपयों के कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं से सिविलियन कपड़े हासिल किए जाएं। मैं शहर के फैशनेबल बाजार में पहुंच गया। जीप खड़ी करके मैं एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गया। एक फौजी अफसर को देखकर सेल्समैन फौरन मेरे तरफ लपके। मैं अपने हवास को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। मैं अपने लिए गर्म पतलून और जैकेट वगैरह पसंद करने लगा। दुकान में दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था। बम के धमाके में 40 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर वर्दी उतारी और नए कपड़े पहन लिए। गले में एक मफलर भी लपेट लिया। बाहर आकर मैंने दुकानदार से कहा, प्लीज मेरी वर्दी पैक कर दें। दरअसल मैं एक खास मिशन पर हूँ और आपको मालूम है कि आजकल हालात कैसे हैं। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, जी हाँ महाराज, भगवान आपकी रक्षा करे। उसने फौरन वर्दी पैक करवा दी। मैंने बिल अदा किया और दुकान से बाहर आया। जीप बाजार में एक तरफ खड़ी थी। अब एक और मुसीबत थी। सादा कपड़ों में अगर जीप लेकर चला तो मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी जगह मुझे चेक कर सकते थे। मैंने सोचा इस बाजार से तो निकलूं। मैं जीप में सवार होकर बाजार से निकल आया। बाजारों के रश में से रेलवे स्टेशन के अकब में एक वीरान जगह पर पहुंच गया। ये एक कच्ची सड़क थी। आगे कहीं कहीं सरसों के पीले खेत दोपहर की धूप से चमक रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जीप से उतरकर एक ऊंची जगह से छावनी की तरफ देखने लगा। यहाँ से छावनी काफी फासले पर नशेब में थी। उधर दरख्तों के झुंड थे और मुझे छावनी की बैरक्स दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी आंखें उस समत लगी हुई थी। मैं बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। दूसरा घंटा पूरा हो गया था। मेरी घड़ी की सुई उस मकाम पर पहुंच गई थी जिसके हिसाब से पेंसिल बमों को फट जाना चाहिए था, मगर छावनी की तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं परेशान हो गया। अगर बम न फटे तो मैं सारी जिंदगी दूसरी कोशिश न कर सकूंगा। उसके साथ ही जिस टीले पर मैं खड़ा था वो यूं लरज गया जैसे जलजला आ गया हो। उसके साथ ही बेशुमार परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर फजा में बुलंद होते देखा। उसके बाद एक और धमाका हुआ। पहला धमाका बड़ी तोप में दोनों ताकतवर तरीन पेंसिल बमों के फटने का था और दूसरा शायद धमाका वहां पर रखे गोला बारूद के फटने से पैदा हुआ था। छावनी की तरफ से अब स्याह रंग का धुएं का एक बहुत बड़ा मरगूला उठकर आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। मैंने फर्त मुसर्रत से मुट्ठियां भेज कर लहराई, मगर साथ ही इस एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया कि मेरा पाकिस्तानी जासूस होना साबित हो चुका है और छावनी की फौज मेरी तलाश में निकल चुकी होगी। पठानकोट, अमृतसर और जालंधर शहर में मेरे बारे में तारें दे दी गई होंगी। उनके पास मेरी तस्वीर नहीं थी, मगर मेरा हुलिया बता दिया गया होगा। मेरी तस्वीर मेरे मिलिट्री आईडी कार्ड पर लगी हुई थी। मैं भागता हुआ टीले से उतरकर जीप के पास आया। लिफाफे में से वर्दी निकालकर उसमें से अपना आईडी कार्ड निकाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से हटकर खेतों में चलने लगा। मेरी जेब में 200-250 रुपए थे। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा इरादा था जिस कदर जल्दी हो सके वीरान और उजाड़ इलाकों से गुजरता हुआ बटाला में इमाम मस्जिद के पास पहुंच जाऊं। ये कोई आसान काम नहीं था। फौज, पुलिस और सीआईडी चौकस हो चुकी थी। मैं अपना हुलिया तब्दील नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि शेव न करूं। मगर बटाले पहुंचते पहुंचते मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ सकती थी। मैं सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। दिल में यही ख्याल था कि बटाला पहुंचकर अगर इमाम साहब ने मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए पनाह दे दी तो वहां से भेस बदल कर अमृतसर जाकर करौंडिया से मिलूंगा और उसकी मदद से इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान निकल जाऊंगा। मेरा मिशन खत्म हो चुका था। जिस अज़्म को मैं दिल में लेकर लाहौर से तन्हा रज़ाकाराना तौर पर निकला था वो पाया तकमील को पहुंच चुका था। अगरचे मेरी जिंदगी अभी तक मौत की संगलाख वादियों में घिरी हुई थी। मैं खामोशी से दरख्तों के नीचे से होकर चला जा रहा था। कुछ फासले पर एक हिंदू किसान कंबल की बुक्कल मारे खेत में हल चला रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। असल में मुझे देहाती लिबास में होना चाहिए था, मगर वहाँ देहाती लिबास मुझे कहाँ मिल सकता था। कुछ फासले पर वही किसान हल चलाता नजर आ रहा था जिसको मैंने पहले भी देखा था। मुझे भूख लगने लगी थी। वहाँ इर्द गिर्द मुझे कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ हट कर चलता रहा। 1 घंटे बाद मैंने 3 कच्चे कोठे देखे। मैं उनके करीब जाते हुए खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन मैं एक मकान के करीब से गुजरा तो मुझे एक दीवार के साथ एक औरत रोटियां पकाती नजर आई। मेरे कदम रुक गए। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह नमस्कार किया और कहा, माता जी भूख लगी है। उधेड़ उम्र की औरत ने बड़े प्यार से कहा, पुत्रा भूख लगी है तो आजा रोटी खा। मैं उसके सामने जमीन पर बैठने लगा तो उसने पीछे से एक चौकी निकाल कर मुझे दी। पुत्र इस चौकी पर बैठो। उसने हांडी में से साग निकाल कर रोटी पर डाल दिया और मुझे देकर पूछा, तुम बाबू लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, माता जी मैं बटाला के पटवारी सुंदर दास का पुत्र हूँ, अगले गाँव जा रहा हूँ, पिताजी का काम है। मैंने जवाब दिया और 2-3 रोटियां हड़प करके पानी पिया और प्रणाम करता हुआ आगे रवाना हो गया। मैं पगडंडियों पर चल रहा था। सामने की
कीकर और नीम के दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था। इन दरख्तों के पार एक छोटी सी पक्की सड़क रेलवे लाइन की तरफ जाती थी। आगे एक रेलवे फाटक था जिसके करीब एक ट्रक खड़ा था। मैंने चंद कदम आगे जाकर देखा तो ट्रक पर गोभी लदी हुई थी। उसका सिख ड्राइवर और क्लीनर खोखे के पास खड़े चाय पी रहे थे। मैंने सोचा अगर ये ट्रक बटाला जा रहा हो तो मैं इसमें सवार होने की कोशिश करूंगा। मैं ट्रक के करीब आ गया। सिख ड्राइवर खोखे वाले से बातें कर रहा था। मैंने क्लीनर से पूछा कि ये ट्रक कहाँ जा रहा है। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम कहाँ जाओगे महाशय जी? मैंने कहा, गाड़ी निकल गई है, मुझे बटाला जाना है, अगली गाड़ी शाम को जाएगी, साथ ले चलो तो मैं तुम्हें किराया दे दूंगा। सिख ने हंसकर कहा, किराए की क्या जरूरत है, तुम ऊपर चढ़कर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। मैंने कहा, धन्यवाद सरदार जी, और लटकी हुई रस्सी थामकर ट्रक पर चढ़ गया। गोभी के फूलों में जगह बनाई और घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने खोखे वाले से कहा, करतारे अब चलता हूँ, वापसी शाम को होगी, राम राम। ट्रक रवाना हो गया। ये एक ज़ेली सड़क थी और उसकी हालत भी काफी खस्ता थी। मैंने गोभी के फूलों में मजीद जगह बना ली और छुप कर बैठ गया। अब बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक काफी रफ्तार से जा रहा था। ट्रक के किनारे 2-3 कस्बे आकर गुजर गए। भारतीय पंजाब का मैदानी इलाका शुरू हो चुका था। मैं गोभी के फूलों के ऊपर से सर निकाल कर देख रहा था। सड़क के दोनों जानिब शीशम के दरख्त पीछे को भागते जा रहे थे। उस ज़ेली सड़क पर इतना खतरा नहीं था, लेकिन बटाला में दाखिल होते वक्त पुलिस से वास्ता पड़ सकता था। इसलिए सोचा बटाला आने से पहले ही किसी जगह उतर जाऊं। दोपहर के वक्त मुझे दूर से बटाला कस्बे की बुलंद दीवार दिखाई देने लगी, मगर ट्रक बड़ी रफ्तार से जा रहा था। मैं ऊपर से ड्राइवर को आवाज भी न दे सकता था। खुदा पर भरोसा करके मैं वहीं दुबका बैठा रहा। ट्रक बटाला की सब्जी मंडी के गेट पर जाकर रुक गया। मैंने डरते डरते सर उठाकर देखा। सब्जी मंडी में मुझे कोई सिपाही नजर न आया। सिख आड़ती और मजदूर इधर उधर अपने काम में लगे हुए थे। मैंने ट्रक से छलांग लगा दी। सिख ड्राइवर ने कहा, लाला जी ऊपर तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद। सिख ड्राइवर ने क्लीनर को पुकारा और कहा, रस्सा खोलो। मैंने सर पर मफलर इस तरह लपेटा कि मेरा आधा चेहरा उसमें छुप गया था। मैं बाजार में से गुजरता हुआ उस गली में आ गया जहाँ मस्जिद थी। एक कश्मीरी मुसलमान मस्जिद से निकल रहा था। मैंने उससे मौलवी साहब के बारे में पूछा। उसने पहले तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, तुम्हें मौलवी साहब से क्या काम है? मैंने कहा, मुझे उनसे जरूरी काम है। कश्मीरी मुसलमान ने बताया कि मौलवी साहब सुबह से मालीर कोटला गए हैं। मशरकी पंजाब में मालीर कोटला ही एक ऐसी रियासत है जहाँ 1947 में मुस्लिम कुश फसादात में काफी हद तक अमन व अमान रहा था। इसीलिए पंजाब और कई एक आसपास की रियासतों के मुसलमान कुंबे वहाँ जाकर आबाद हो गए थे। चुनाचे आज भी भारतीय पंजाब के मालीर कोटला शहर में पंजाबी आबाद हैं और उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के मनाजिर अक्सर जालिंधर टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। मौलवी साहब के मालीर कोटला चले जाने की खबर मेरे लिए सदमे का बायस थी। मुझे अचानक शदीद और पुरखतर तन्हाई का एहसास हुआ। अब मैं बटाला में बिल्कुल अकेला था। वहाँ कोई होटल नहीं था और वहाँ से बजरिया रेल या बस अमृतसर शहर जाना भी खतरनाक था। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पकड़े जाने का खदशा था। मुझे परेशान देखकर कश्मीरी मुसलमान ने पूछा, लाला जी तुम कहाँ से आए हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी मालीर कोटला से आ रहा हूँ, पंजाबी हिंदू हूँ। मौलवी साहब के लिए एक जरूरी पैगाम लाया था। अब मेरा यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। कश्मीरी मुसलमान बोला, तुम मेरे डेरे पर आ जाओ, रात गुजार कर सुबह वापस चले जाना। जी तो बहुत चाहा मगर अक्ल रोक रही थी, इसलिए बेहतर यही था कि अंधेरा होने का इंतजार किया जाए, फिर जो बटाला से आखिरी बस या ट्रक अमृतसर की तरफ जा रहा हो उसमें बैठ जाऊं। हो सकता है कि रात को चेकिंग से बच जाऊं। मैंने इसी अंदाज में अमल करने का फैसला कर लिया और कश्मीरी मुसलमान से कहा, आपका धन्यवाद, मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, हो सकता है कि कोई माल गाड़ी अमृतसर जाती हो, ड्राइवर से कहकर उसमें बैठ जाऊंगा। ये कहकर मैंने नमस्कार किया और खामोशी से चल दिया। मैं तेज तेज चलता हुआ अगली गली से निकलकर बाजार में आ गया। मुझे अपने ऊपर उस चूहे का गुमान हो रहा था जो एक बहुत बड़े पिंजरे में जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हो। दिन ढलने लगा था, धूप फीकी पड़ चुकी थी। बटाला के बाजार बड़े बड़े और पुरशोर थे। ज्यादा आबादी सिखों की थी। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। जहां मुझे पुलिस का कोई वर्दी पोश सिपाही दिखाई देता, मैं कन्नी कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाता। रेलवे स्टेशन जाने के बजाय मैं कस्बे के जुनूब में वाक़े एक चाय की दुकान में बैठ गया। ये एक सिख का होटल था। होटल में बहुत से लोग सर्दी से बचने के लिए बैठे चाय पी रहे थे। उनमें सिख भी थे और हिंदू भी। मैंने गर्म ऊनी मफलर सर पर लपेट रखा था और हुलिये से कोई क्लर्क लगता था। ये एक गैर मारूफ सा इलाका था जहाँ पुलिस का सिपाही भी कहीं नहीं था। वहाँ बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मैं मुंतजिर था कि जरा अंधेरा फैले तो वहाँ से निकलूं। रेडियो पर हिंदी में खबरें नशर होने लगी। इन खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और भारतीय फौजों को अपने मुल्क की सलामती के लिए चौकस रहने की हिदायत की गई है। ये मेरे लिए बहुत ही मायूस कुन खबर थी, क्योंकि इस तरह से सरहदों पर भारतीय फौज आ जाएगी और बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं खामोश बैठा चाय पीता रहा। अब जल्द से जल्द करौंडिया से मिलना जरूरी हो गया था। अंधेरा गहरा हो गया तो मैं होटल से बाहर आ गया और बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। बस स्टैंड पर काफी रश था। एक बस भर चुकी थी। मुझे भी उसी बस में जगह मिल गई। बस अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। बस स्टैंड पर कोई पुलिस का सिपाही नहीं था और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। दूर से अमृतसर की रोशनियां झिलमिलाती नजर आना शुरू हो गईं।
बस अमृतसर शहर के राम बाग के चौक वाले बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर के माहौल का जायजा लिया। रात हो जाने और सर्दी की वजह से वहाँ कोई सिपाही मौजूद न था। बस से उतरकर मैं राम बाग बाजार की तरफ चल पड़ा। उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अब करोंडिया स्मगलर से सामना होने वाला था, जिसका मैं 5,000 रुपया चोरी करके भागा था। वो मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा और तशद्दुद भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका राज भी मेरे पास महफूज था। मैं उसके होटल के सामने पहुंचा। वो काउंटर पर बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। मुझे देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने गूंगे की अदाकारी करते हुए यूं ही आंकी और होटल की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने मुझे वहां गूंगा भांजा मशहूर किया हुआ था। मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर पलंग पर बैठा ही था कि वो आ गया। बेहद गुस्से में था। आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, चोर की औलाद, मेरे रुपए चुरा कर कहाँ भाग गया था? मैंने उसका हाथ झटक दिया और पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम्हारे लीडर के पास मेरे फेरे के 10,000 रुपए मौजूद हैं। तुम अपने 5,000 रुपए उससे वसूल कर सकते हो। मैं तुम्हें कागज पर लिख दूंगा। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। मगर तुम्हें रुपए चुराने की क्या जरूरत थी? तुम कहाँ फरार हो गए थे? तुम्हारे बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ? मैंने कहा, नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। वो बोला, मगर तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें यहाँ से फरार होने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अकेले बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे? मैंने कहा, नहीं, मैं एक जरूरी काम से दिल्ली चला गया था, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो गौर से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो एक स्मगलर था और पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस था। उसकी जगह कोई दूसरा पाकिस्तानी होता तो शायद मैं उसे सब कुछ बता देता। मैंने कह दिया कि मैं एक जरूरी काम से दिल्ली चला गया था, अब वापस आ गया हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर बोला, कमबख्त, तूने मेरी रूह फनाह कर दी थी। मैंने ये दिन कांटों पर गुजारे हैं। हर वक्त गिरफ्तार होने का धड़का लगा रहता था। एक तो तुम ना तजुर्बाकार हो और ऊपर से तुम्हारे पास शनाख्ती निशान तक नहीं, और सीधे दिल्ली की तरफ निकल गए। तुम्हें मालूम नहीं था कि भारत के सियासी हालात क्या हैं। जगह जगह CID फिर रही है। मैंने उसे बताया कि अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा दो। वो भड़क कर बोला, अब तो तेरा बाप भी तुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। बॉर्डर पर फौज आ गई है, हमारा सारा काम ठप होकर रह गया है। मैंने कहा, मुझे किसी खुफिया रास्ते से निकाल दो। वो तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। सब खुफिया रास्ते बंद हैं। गोली खानी है तो बॉर्डर पर चले जाओ। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से गूंगे बनकर यहीं बैठे रहो। हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अभी कोई बड़े से बड़ा स्मगलर भी ये खतरा मोल नहीं ले सकता। वो ठीक कह रहा था। मुझे उम्मीद थी कि करोंडिया मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा देगा, लेकिन अब जो उसने भी मायूसी का इजहार किया तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक पिंजरे में कैद हो गया हूँ, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अमृतसर में ये अफवाह भी गश्त कर रही है कि पाकिस्तानी कमांडोज मशरकी पंजाब में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में कोई बहुत बड़ा धमाका किया है और हमें भी बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। तुम भी होटल से ज्यादा दूर मत जाना। ये बताओ कि मेरे 5,000 रुपए में से कुछ बचा भी है कि नहीं? मैंने कहा, 100 के करीब रुपए बचे हैं। वो बोला, 5,000 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए बचे हैं? कहाँ अय्याशी करते फिरे हो? फिर वो मुट्ठियां भींच कर बोला, लीडर ने क्या मुसीबत मेरे पास भेज दी है। अच्छा, मुझे कागज पर लिख दो कि तुमने अपने फेरे के 5,000 रुपए वसूल कर लिए हैं। मैंने बेनियाजी से कहा, लिख दूंगा। और मैं गूंगा बनकर ज्यादा दिन इस स्मगलर के पास नहीं रह सकता था। किसी भी वक्त मैं भूल कर कुछ बोल सकता था और मामला खराब हो सकता था। लेकिन मेरे लिए अभी पाकिस्तान का दरवाजा बंद था। मिशन मुकम्मल होने के बावजूद मैं अपने वतन नहीं जा सकता था। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली से बजरिया तैयारा या बम्बई से बजरिया बहरी जहाज पाकिस्तान चला जाऊं। वो तल्ख लहजे में बोला, वहां तुम्हारा कोई मामा नहीं बैठा हुआ जो बगैर पासपोर्ट वीजे के जाने देगा, और ऐसा ख्याल दिल में लाए तो तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। बस इस कमरे में पड़े रहो। पासपोर्ट वीजे के ख्याल से अचानक मुझे भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने का ख्याल आया। मैं किसी तरह दिल्ली पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचकर अपने मुल्क के सफीर से बात करूं और उसे अपनी कारगुजारी सुना दूं, तो वो मेरी जरूर मदद करेगा और मुझे पाकिस्तान पहुंचा देगा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई थी। मैंने अमृतसर से जाकर पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात करने का फैसला कर लिया। मैंने करोंडिया को मुतमईन करने के लिए कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मैं इस होटल से बाहर नहीं जाऊंगा। वो चला गया और मैं वहां से फरार होकर दिल्ली जाने के बारे में गौर करने लगा। रात को खाना खाकर मैं उसी कमरे में पलंग पर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ 70-80 रुपए हैं। क्या इन रुपयों से काम चल जाएगा? जाहिर है करोंडिया अब मुझे एक पाई भी नहीं देगा। मैंने फैसला कर लिया कि इन्हीं रुपयों से काम चलाऊंगा। दिल्ली पहुंचकर एक बार पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात हो गई तो पैसों की जरूरत नहीं रहेगी। वहां मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा और मुझे बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरे दिलो दिमाग पर मायूसियों के जो बादल छाए हुए थे वो छट गए और मैं सो गया। दूसरे दिन अखबारों में पठानकोट छावनी में धमाके की खबर इन 6 सुर्खियों के साथ छपी कि पाकिस्तानी कमांडोज और तखरीबकार भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में धमाका किया है। किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी थी कि पठानकोट छावनी की सबसे कीमती
थी और सबसे बड़ी और जदीद तोप के परखचे उड़ गए हैं। मैं नीचे होटल में आकर नाश्ता करने लगा। वहाँ एक खद्दरपोश और कांग्रेसी टोपी वाला हिंदू लाला पठानकोट छावनी के धमाके पर तबसरा कर रहा था और बेहद गुस्से में पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था। दूसरे हिंदू सिख उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। करौंडिया रात को मेरे कमरे में प्याली में थोड़ा सा जाफरान भिगोकर इस ताकीद के साथ रख गया था कि सुबह माथे पर तिलक लगाकर नीचे आऊं। चुनाचे उस वक्त मेरे माथे पर हिंदुओं की तरह जाफरान का आधा इंच लंबा निशान मौजूद था। मैं खामोशी से नाश्ता करते हुए हिंदी अखबार में रेलगाड़ियों के औकात पढ़ रहा था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर से शाम के वक्त रवाना होती थी। ये गाड़ी दिल्ली से होती हुई बम्बई जाती थी। मैंने उस गाड़ी में जाने का फैसला कर लिया। चुनाचे नाश्ता करके ऊपर अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर का खाना ऊपर भिजवा दिया गया। मैं कमरे में ही पड़ा अपने नए सफर के बारे में सोच और विचार कर रहा था। मुझे अपना ये सफर मुश्किल नजर नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन के दूसरे मुसाफिरों में गुम होकर अपने आप को छुपा कर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो सकता था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर रेलवे स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलती थी। मैं 6 बजे के करीब कमरे से निकलकर नीचे होटल में आ गया और कोने वाली मेज पर बैठकर चाय पी, 2 क्रीम रोल खाए। मैं अपना पेट ज्यादा से ज्यादा भर लेना चाहता था। करौंडिया उस वक्त काउंटर पर नहीं था। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। मैं चाय खत्म करके उठा और बड़ी बेनियाजी से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी उतरकर बाजार में आ गया। 2-1 मिनट बाजार में खड़ा जायजा लेता रहा कि करौंडिया कहीं आसपास तो नहीं है। बाजार की रोशनियों में वो कहीं दिखाई न दिया। मैं कदम कदम चलता बिजली वाले चौक से गुजरकर हॉल बाजार में आकर पान वाले हिंदू की दुकान पर खड़ा हो गया। हिंदू पनवाड़ी ने हंसकर कहा, क्यों गूंगा राम, आज तो बड़े हीरो बने हुए हो। पतलून और जैकेट मामू ने लेकर दी है। मैंने गूंगों की तरह हाथ हिलाकर गूंगा किया और हंसता हुआ बाजार में यूं आगे की जानिब चलने लगा जैसे टहल रहा हूँ। चंद कदम चलने के बाद पीछे देखा। करौंडिया अब भी नजर न आया। गोया मैदान साफ था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मस्जिद खैरुद्दीन के करीब एक खाली रिक्शा आ गया। मैं लपक कर उसमें बैठ गया और सिख रिक्शा ड्राइवर से कहा, स्टेशन चलो। हॉल दरवाजे के नीचे से रिक्शा गुजरा। सामने कंपनी बाग को जाने वाला बड़ा पुल आ गया। सिख ड्राइवर पूरा जोर लगाकर पुल की चढ़ाई चढ़ने लगा। रिक्शा पुल के ऊपर जाकर दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जाती सड़क की ढलान उतरने लगा। अमृतसर स्टेशन पर काफी रश था। जनता एक्सप्रेस के जाने का वक्त हो रहा था। मुसाफिर अपना अपना सामान लिए अंदर जा रहे थे। मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैं स्टेशन से चंद कदम पीछे उतर गया। रिक्शे वाले को 2 रुपए देकर रेलवे स्टेशन की इमारत की बजाय सामने वाले होटल की तरफ चल पड़ा। जब मैंने देखा रिक्शा ड्राइवर नजरों से ओझल हो गया है तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। टिकट वाली खिड़की पर रश था। जनता एक्सप्रेस में कोई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं थी। मैंने कतार में खड़े होकर टिकट लिया और मफलर से मुंह छुपाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी और मुसाफिर उसमें अपना अपना सामान रख रहे थे। यहाँ सिपाही और CID के आदमी भी थे, मगर मैं बड़े एतमाद के साथ एक डिब्बे की तरफ बढ़ा और दूसरे मुसाफिर के साथ उसमें दाखिल हो गया और कोने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने अपने मुंह पर से मफलर हटा लिया था ताकि किसी को खामखा शक न हो। इस तरह मेरा चेहरा पहचाने जाने का भी खतरा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और लाइन पार प्लेटफॉर्म पर खड़े ठेलों की तरफ देखने लगा। 1-1 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। गाड़ी चलने में अभी कुछ देर थी। एक सिपाही हमारे डिब्बे में दाखिल हो गया। मेरा दिल उछल कर हलक में अटक गया। या अल्लाह खैर, ये बला अंदर क्या लेने आई है। सिपाही ने एक मुसाफिर को गर्दन से पकड़ा और बोला, कुली के पैसे क्यों नहीं देते। बाहर एक सिख कुली खड़ा शोर मचा रहा था कि लाला जी ने 5 रुपए तय किए थे, अब 1 पैसा भी नहीं देता। लाला जी ने हाथ जोड़कर सिपाही से कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो, ये ले 5 रुपए। मेरी गर्दन न दबाएं महाराज। उसने जेब से रुमाल निकाल कर खोला। उसमें से 5 रुपए का मैला कुचैला सा नोट सिपाही को दिया तो उसने गर्दन छोड़ दी और नोट कुली की तरफ फेंक कर कहा, ये लो सरदार जी अपनी मजदूरी, और डिब्बे से उतर गया। मेरी जान में जान आई। सिख सिपाही चला गया तो हिंदू लाला उसके खिलाफ जहर उगलने लगा। महाराज ये सब कुलियों से मिले होते हैं। अंधेर नगरी है महाराज, कांग्रेस को हमारी कोई खबर नहीं महाराज। इंजन ने सीटी बजाई और दूसरी विसल दी तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी की सीटी सुनाई दी और फिर एक धचके के साथ जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मफलर सर पर लपेट लिया। हाथ गर्म जैकेट की जेबों में ठूंस कर कोने में टेक लगा ली। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अमृतसर से निकलकर जालंधर की तरफ उड़ी जा रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।